नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन राजनीति की बात आते ही कौन कब कहां कैसे अपने कन्वीनियंस के मुताबिक दुश्मन बन जाए और कब दोस्त, ये तो सियासतदानों से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। और कुछ यही देखने को मिल रहा है फिलहाल देश की सियासत में विपक्षी खेमे के भीतर, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी दलों ने हर चीज किनारे रखकर जिस तरह एक साथ एक मंच पर एक दूसरे का हाथ थामे हुए विपक्षी एकता का संदेश दिया था और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की कसम साथ में खाई थी, अब उसी विपक्षी महागठबंधन की एकता में बिखराव की ऐसी आंधी चली है कि सारे वादे और दावे तिनके की तरह गायब हो चुके हैं और बचा है तो सिर्फ अंदरूनी कलेश, जिसकी सुगबुगाहटों में एक और कड़ी जोड़ दी है इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस के साथी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी ने। यानी कि कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी महागठबंधन इंडिया वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमाम छोटी बड़ी अपोजिशन पार्टीज का महाजुटान, जब पहली बार इस महागठबंधन के घटक दलों की बैठक हुई और एक से एक राजनीति के धुरंधरों की तस्वीरें एक साथ देखने को मिली, जिनकी कभी राहें भी अलग थी और विचारधारा भी, तो हर किसी को यही लगा कि आखिरकार सत्ताधारी बीजेपी को सही मायने में टक्कर देने के लिए एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तैयार हो चुकी है और ऐसा नतीजों में भी देखने को मिला। लेकिन चुनाव खत्म होते ही पहले तो क्रेडिट की लड़ाई, फिर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हरियाणा, महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में मुंह के बल गिर चुकी विपक्षी एकता की कलाई अब पूरी तरह से खुलती नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में जो कुछ भी देखने को मिल रहा है उससे ये तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन महाटूट के मुहाने पर खड़ा है, जिसमें अब पूरी मदद करने के लिए आगे आ गए हैं खुद इसी महागठबंधन के साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार गुट की शिवसेना। और इनकी तरफ से अब बगावत और इंडिया गठबंधन के मोहभंग के सुर भी सुनाई देने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां लोकसभा चुनाव के ठीक बाद विधानसभा चुनाव हुए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो काफी बड़ी जीत मिली, लेकिन गठबंधन में लड़ने के बावजूद कांग्रेस की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने में कांग्रेस को जरूर कुछ राहत मिली, लेकिन उसके बाद से ही उमर अब्दुल्ला कांग्रेस से खिंचे खिंचे नजर आते रहे और अब तो वो खुलकर न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि जिस इलेक्शन प्रोसेस को लेकर कांग्रेस अब तक सिर्फ बवाल करती थी और आरोप लगाती थी, उसी के लिए उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी कहा है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनमर्ग में जेड मोड टनल का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। सुरंग के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षित और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपने निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए। उन्होंने कहा कि लोग सवाल करते हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, तो मैं जवाब देता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री ने योग दिवस के मौके पर जो यहां राज्य का दर्जा देने का वादा किया है वो पूरा करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में गगनगीर हमले में बलिदानी हुए लोगों को भी याद किया। अब यहाँ सबसे खास बात ये रही कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस का नाम लिए बिना ही जुबानी हमला भी बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में शांति और प्रगति नहीं देखना चाहते हैं, वैसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। उनको यहाँ हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। हम उन्हें हमेशा हराएंगे और यहाँ से वापस भेजेंगे। हम देश और जम्मू कश्मीर को कभी नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते हैं। यही नहीं, इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में इंडिया अलायंस खत्म करने की बात तक कह डाली थी। उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद इसकी कोई बैठक नहीं हुई है। ये गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर देना चाहिए। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप। हालांकि इसके उलट नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम बीजेपी के साथ नहीं है और ना ही हमारा उनसे कोई संबंध है। इंडिया गठबंधन स्थायी है, ये हर दिन और हर पल के लिए है।
लेकिन जम्मू कश्मीर की इस वक्त बतौर सीएम कमान संभाल रहे उमर अब्दुल्ला के बयान को भी यूं ही हल्के में नहीं लिया जा सकता और ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, जिसमें उन्होंने मंच पर तो पीएम मोदी की तारीफ की और इसके कुछ ही दिन पहले के बयानों में वो इंडिया ब्लॉक पर हमलावर नजर आए थे। अब दूसरी तरफ बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मिली जबरदस्त हार के बाद से ही इंडिया गठबंधन की नैया मझधार में नजर आ रही है। वहीं अब दो धड़ों में बंट चुकी शिवसेना और एनसीपी के भी वापस एक होने की खबरों के बीच शरद पवार के हालिया बयान से कई सवाल खड़े होने लगे। असल में मुंबई में शरद पवार गुट की एनसीपी की एक मीटिंग में पार्टी के मुखिया शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान बीजेपी के अभियान में आरएसएस की भूमिका की तरफ खींचा। शरद पवार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनावों ने दिखा दिया है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं की अपनी विचारधारा के लिए कितनी निष्ठा है। हमें भी एक मजबूत कार्यकर्ता बनाने के लिए काम करना चाहिए जो छत्रपति शाहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधाराओं को मानता हो। वहीं महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी एनसीपी के नेता शरद पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शरद पवार चाणक्य हैं। उन्हें यह एहसास हो गया होगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में एमवीए द्वारा प्रचारित फर्जी भाषण विधानसभा चुनावों में विफल हो गया। उन्होंने कहा कि शरद पवार को यह एहसास हो गया होगा कि ये शक्ति यानी कि आरएसएस सामान्य राजनीति की शक्ति नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति है, इसीलिए उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की होगी। यही नहीं, शरद चंद्र पवार गुट और अजित पवार गुट के करीब आने या फिर से एक साथ आने की संभावना पर भी देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं, आपने 2019 के बाद के मेरे बयान सुने होंगे। 2019 से 2024 के बीच घटी घटनाओं ने मुझे यह एहसास करा दिया है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। ये सोचकर आगे मत बढ़िए कि कुछ नहीं होगा, किसी भी समय कुछ भी घटित हो सकता है। अब एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन का बांध टूटने को बेताब है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर जमकर कटाक्ष जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया अलायंस एक सिचुएशनशिप था, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट वाला मॉडल था। फ्रेंडशिप खत्म, बेनिफिट खत्म। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले तक जो एमवीए कर रहे थे वो महाविकास अघाड़ी अब महाविनाश अघाड़ी बन चुकी है। समाजवादी पार्टी पहले ही निकल ली। उद्धव सेना और कांग्रेस अब कह रहे हैं कि मुंबई का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। दिल्ली में जून जुलाई तक कांग्रेस और आप हम साथ साथ हैं से अब हम आपके हैं कौन हो गए, तलाक हो गया उनका। बंगाल में भी टीएमसी और कांग्रेस साथ नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें देने से इनकार कर दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान सपा, टीएमसी और सभी ने आप का समर्थन किया। इससे पता चलता है कि इंडी गठबंधन फोटो के लिए साथ आया था, लेकिन उनके पास नेता, नीति या नियत नहीं थी। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इंडिया अलायंस नाम की वस्तु अब धरती पर नहीं है। जिसे वो इंडिया अलायंस कहते थे वो अब खत्म हो चुका है। ऐसा कोई गठबंधन नहीं है, कोई कार्यालय नहीं है, कोई समन्वयक नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है और कोई अध्यक्ष भी नहीं है। मैं इंडिया अलायंस के खत्म होने पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस के सहयोगी चाहे उद्धव सेना हो या शरद पवार की एनसीपी, जनता ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस अकेली खड़ी है, उसके साथ कोई नहीं है। गौर करने वाली बात है कि पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस में दो फाड़ और अब बीएमसी इलेक्शन में उद्धव ठाकरे के अकेले लड़ने के ऐलान ने इंडिया गठबंधन की टूट में मजबूत कील ठोक दी है। आपको यह याद दिला दें कि 2023 के जुलाई महीने में बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी। इस गठबंधन में 26 पार्टी शामिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को महाराष्ट्र, यूपी, बंगाल, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में कड़ी चुनौती भी दी थी। नतीजतन बीजेपी अकेले दम पर बहुमत नहीं ला पाई। चुनाव में एनडीए को 296 तो इंडिया को 230 सीटों पर जीत मिली। हालांकि इंडिया गठबंधन ने इसे भी जीत के तौर पर ही लिया, लेकिन लोकसभा चुनाव के 8 महीने के बाद ही अब गठबंधन ताश के पत्तों की तरह ढेर होने को है। बस इसकी औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के टूटने की कुछ बड़ी वजह भी बताई जाती है। पहला तो ये कि इंडिया गठबंधन में तनातनी हरियाणा चुनाव के बाद से ही बढ़ने लगी थी। हरियाणा में कांग्रेस अपने अड़ियल रवैये के चलते जीता हुआ चुनाव भी हार गई और गठबंधन को लेकर भी उसका रवैया कुछ खास ठीक नहीं रहा। हरियाणा रिजल्ट के बाद सहयोगी अलर्ट हो गए और इसके साथ ही गठबंधन में नए नेता की मांग उठनी शुरू हो गई। फिर हरियाणा के चुनाव परिणाम के ठीक एक दिन बाद यूपी में अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। यूपी में 10 सीटों पर उस वक्त उपचुनाव प्रस्तावित थे, जिनमें से 2 सीटें कांग्रेस को
दिए जाने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को सीट देने से साफ मना कर दिया। कहा यह भी गया कि लोकसभा रिजल्ट के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही थी। सहयोगियों के साथ लचीलापन रवैया अपनाने के बजाय कांग्रेस और भी ज्यादा सख्त हो गई। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला। इसके अलावा गठबंधन में टूट की एक वजह कांग्रेस की महत्वाकांक्षा भी है। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। इसी वजह से पार्टी हरियाणा में जहां अकेले मैदान में उतरी, तो वहीं महाराष्ट्र में ज्यादा दबाव बनाकर ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोक दी। हालांकि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को सफलता नहीं मिल पाई। वही कांग्रेस के साथ ही पार्टी आरजेडी को अब 2025 में बिहार में, तो टीएमसी को 2026 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स का भी डर सताने लगा है। यही नहीं, जुलाई 2023 में जब इंडिया का गठबंधन तैयार हुआ, तब इसके नेता और कन्वीनर बनाए जाने की बात कही गई, लेकिन 18 महीने से यह जगह लगातार खाली है। खुद ममता बनर्जी ने इंडिया में नेता यानी कि अध्यक्ष बनने की इच्छा भी जाहिर की थी, लेकिन कांग्रेस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी कुल मिलाकर लोकसभा के समय कांग्रेस की अगुवाई में बनी इंडिया गठबंधन इस वक्त अलग थलग पड़ी हुई है। पहले ममता ने अगुवाई करने की इच्छा जताई थी, फिर बिहार से तेजस्वी यादव ने इंडिया लोकसभा वाला गठबंधन करार दे दिया, और फिर राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी खिलाफत में खड़े हो गए, और अब उमर अब्दुल्ला के साथ साथ उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी कनखियों से कांग्रेस की तरफ निगाहें किए हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब इंडिया गठबंधन के महाटूट के लिए अगली कड़ी कौन बनता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पब्लिक खबर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।